जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कल जरूर पूछा जाएगा। देखो, कल यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हैं, यानी 2 मार्च को हिस्ट्री के पेपर है, उसके लिए हम लेकर आए हैं। बच्चों, क्वेश्चन चलिए देखते हैं, समय बहुत कम है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का जो है उल्लेख कीजिए। देखो, ये क्वेश्चन जो है कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। ठीक है, देखो, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ है, कैसे समाप्त हुआ। देखो बच्चों, अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत था। किसी ने कहा भैया बाढ़ के कारण नष्ट हो गई, किसी ने कहा वायु आक्रमण हुआ इस कारण नष्ट हो गई, किसी ने कहा महामारी के कारण नष्ट हो गई, किसी ने कहा जलवायु परिवर्तन हुआ इस कारण नष्ट हो गई। यानी सभी इतिहासों का अलग अलग मत था। ठीक है, देखो बच्चों, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, आप समझेंगे तो क्वेश्चन को कर लेंगे। और एक बात सुन लो, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन करना है। और बच्चों, सुंदर शुरू में सुंदर से राइटिंग लिखा करो। हाँ, और चारों ऑप्शन मत उतारा करो, जो ऑप्शन सही है वही उसी को जो है उतारा करो। जैसे 4 ऑप्शन ए बी सी डी है, ए सही है तो प्रश्न उत्तर नंबर डालो एक का लिख के, और जो सही जैसे ऋग्वेद है ऋग्वेद लिख दो बस। और पूरे क्वेश्चन उतारोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, और राइटिंग सुंदर होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर जब देखता है जिसकी राइटिंग अच्छी होती है बच्चों, उस हिसाब से ज़्यादा नंबर देता है। अब आप अच्छे भी लिखे रहेंगे, गलत लिखे रहेंगे, खूब राइटिंग गड़बड़ रहेगी तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। एग्जामिनर समझ जाएगा ये बच्चा नकल करके किया है, कैसे किया है। और पटरी कलम लेके जाइए, काली स्केच का यूज कीजिए, दोनों तरफ जो है पटरी से फर्स्ट क्लास जो है खींचिए। ठीक है बच्चों, आइए इसका उत्तर देखेंगे। देखो, सिंधु सभ्यता के पतन के जो है प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। नंबर 1, विद्वानों का मत है कि सिंधु सभ्यता का विनाश जलवायु परिवर्तन कारण हुआ। अभी हमने जो बताया, इसके अनुसार जो है सिंधु राजस्थान पंजाब आदि में पहले काफ़ी पानी बरसता था तथा इन क्षेत्रों में घने वन स्थित थे। धीरे धीरे ईंट पकाने तथा मकान बनने के लिए जंगलों की जो है कटाई की गई तथा जमीन के ऊपर से जो है घास की छाया समाप्त होती गई। इस कारण बच्चों पानी बरसना काफ़ी कम हो गया होगा तथा जो है इससे कृषि की पैदावार घट गई होगी। बड़े पैमाने पर वनों के कट जाने से सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई तथा यहाँ के निवासी भूखमरी के शिकार हो गए। और जलवायु परिवर्तन से नदियाँ भी सूख गई तथा सिंधु नगरों का जो है विनाश हो गया। अगला देखेंगे, भूतत्व वैज्ञानी एवं रासायनिक का विचार है कि सिंधु नगरों का विनाश भारी जलप्लावन कारण हुआ। जलप्लावन कारण जो है जमीन दलदल तथा कीचड़ युक्त हो गई, यातायात बाधित हुआ एवं पैदावार घट गई। इस कारण लोग जो है अपना घर छोड़कर दूसरे स्थान पर जो है जा बसे तथा क्रमशः सभ्यता का जो है विनाश हो गया। इसी प्रकार एस टी लैम्ब्रिक तथा माधव स्वरूप वर्ष जैसे विद्वान सिंधु तथा अन्य नदियों के मार्ग परिवर्तन को इस सभ्यता के विनाश का कारण मानते हैं। वर्ष के अनुसार हड़प्पा नगर का विनाश रावी नदी के मार्ग परिवर्तन कारण जो है संभव हुआ। जे एफ वेल्स के अनुसार कालीबंगा का जो है विनाश घग्गर तथा उसकी सहायक नदियों के मार्ग परिवर्तन कारण हुआ। नदियों द्वारा जो है इस प्रकार मार्ग बदल लेने से जो है पानी तथा खेती के लिए पानी का अभाव हो गया और जलीय व्यापार ठप पड़ गया, जो अत्यंत संभव सब नगरों के पतन में सहायक हुआ। ठीक है, के यू आर कैनेडी ने बच्चों मोहनजोदड़ो से प्राप्त नरकंकालों का परीक्षण करने के पश्चात यह निष्कर्ष दिया कि जो है सिंधु निवासी मलेरिया महामारी जैसे प्राकृतिक आपदाओं के जो है शिकार हुए। इन आकस्मिक बीमारियों ने जो है आकस्मिक माने एकाएक आकस्मिक बीमारियों ने इनके जीवन का अंत कर दिया होगा, जिसके परिणाम स्वरूप सिंधु सभ्यता का जो है बच्चों क्या हो गया, पतन हो गया। देखो, कुछ विद्वान आर्थिक दुर्व्यवस्था को जो है सिंधु सभ्यता के पतन का कारण निरूपित करते हैं। सिंधु नगरों की समृद्धि का मुख्य आधार उनका जो है पश्चिमी एशिया विशेषकर मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता के साथ व्यापार था। यह व्यापार जो है 1750 ईसा पूर्व के लगभग अचानक समाप्त हो गया और इस कारण जो है सिंधु सभ्यता का जो है नगरीय स्वरूप जो है समाप्त हो गया। ठीक है बच्चों, इसमें ग्रामीण संस्कृति के चिन्ह स्पष्ट होने लगे। व्हीलर ने इस सभ्यता के उत्तरकाल में पतन के लक्षणों का निरूपण करते हुए बताया कि प्राचीन बड़े भवन छोटे छोटे कमरों में विभक्त हो गए तथा मकानों को बनाने के लिए पुरानी ईंटों का प्रयोग किए जाने लगा। अगला क्वेश्चन बच्चों लघुत्तरीय प्रश्न हम देखेंगे हम लोग। संगम ग्रंथ से क्या आशय है। देखो, संगम ग्रंथों की रचना संगम युग में हुई थी। संगम ग्रंथों से दक्षिण भारतीय इतिहास इतिहास की हमें इन लोग को जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण इतिहास बोले बच्चों, मान लीजिए इंडिया है, इंडिया के जो ये नीचे वाला भाग है इसे दक्षिण बोलते हैं, ऊपर वाले को उत्तर,
बाएं हाथ को जो है क्या बोला जाता है, पश्चिम बोला जाता है, और दाहिना हाथ होता है जिसे पूरब बोलते हैं। ठीक है। कलिंग युद्ध का जो है प्रभाव बताइए बच्चों। देखो, कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक जो है अहिंसावादी हो गया। इस युद्ध के पश्चात उसने जो है बौद्ध धर्म अपना लिया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक अहिंसावादी, पहले हिंसा करता था लेकिन कलिंग युद्ध के बाद अहिंसा यानी हिंसा करना छोड़ दिया। इस युद्ध के पश्चात उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। पहले जो है अशोक बच्चों शैव धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया। अगला क्वेश्चन है, गृहपति कौन था? तो घर का मुखिया जो है गृहपति कहलाता था बच्चों। ठीक है। घर का जो मुखिया होता था उसे जो है गृहपति कहते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आइए कुछ बहुविकल्पी प्रश्न देख लिए जाते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंस है 2023 बोर्ड की एग्जाम के लिए। खालसा पंथ के संस्थापक थे बच्चों बाबा गुरु नानक, अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। सही जवाब यहाँ दा हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, जो सिख धर्म के क्या थे, सिख धर्म के अंतिम गुरु यानी 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। तो खालसा पंथ की स्थापना जो है इन्होंने ही की थी। और गुरु नानक देव क्या थे, सिख धर्म के पहले संस्थापक यानी पहले गुरु कौन थे, बाबा गुरु नानक देव, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। देखो सिख का अर्थ सॉरी खालसा पंथ के संस्थापक बच्चों यहाँ जो है गुरु गोविंद सिंह थे, यानी सिख धर्म के अंतिम गुरु। और गुरु नानक देव सिख धर्म जो थे उसके जो है क्या थे, पहले गुरु थे। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मृत्यु हुई थी, कब हुई थी? 1235 ईस्वी में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जो है मृत्यु हुई थी। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है, दरगाह में होता है कब्रस्तान, ये बच्चों जो है दिल्ली में स्थित है। सलीम चिश्ती की दरगाह स्थित कहाँ है? ये अजमेर में है। अजमेर कहाँ है बच्चों? ये जो है राजस्थान में है। चलिए अगला क्वेश्चन लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन बच्चों जरूर पूछे जाएंगे, हरिहर और बुक्का के विजयनगर साम्राज्य में योगदान बताइए। देखो विजयनगर की जो स्थापना की थी बच्चों, विजयनगर का अर्थ होता है जीत का शहर होता है। ठीक है। इसकी स्थापना दो भाई हरिहर और बुक्का जो है मिलकर जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना का निष्कर्ष परंपरा और अभिलेखी साक्ष्यों के आधार पर जो है पुष्ट होता है कि इसे 1336 ईस्वी में दो भाइयों हरिहर और बुक्का ने जो है स्थापित किया था। विजयनगर साम्राज्य की जो है अस्थिर सीमा में विभिन्न भाषा भाषी तथा पृथक पृथक धर्मावलंबी के लोग निवास करते थे। विजयनगर के शासकों ने जो बच्चे अपनी उत्तरी सीमाओं पर अपने समकालीन राजाओं, जिनमें दक्कन के सुल्तान तथा उड़ीसा के गणपत शासक शामिल थे, उर्वर उर्वर नदी घाटियों तथा लाभकारी विदेशी व्यापार से उत्पन्न संपदा पर अधिकार के लिए संघर्ष किया। साथ ही इन राज्यों के मध्य संपर्क से विचारों का जो है आदान प्रदान विशेष रूप से आस्थापत्य के क्षेत्र में होने लगा। विजयनगर के शासकों ने जो है अवधारणाओं और भवन निर्माण की तकनीकों को जो है ग्रहण किया, जिनका जो है उन्होंने आगे चलकर विकास किया। अगला क्वेश्चन है कि राजमहल की पहाड़ियों से, देखो अतिलुगुत्री प्रश्न है, राजमहल की पहाड़ियों के संदर्भ में बुकानन के विचार क्या थे? देखो उत्तर देखेंगे बच्चों। राजमहल के संदर्भ में बुकानन के विचार थे कि ये पहाड़ियाँ अभेद्य तथा खतरनाक थी, शायद ही कोई यात्री यहाँ आने से का साहस कर सकता था। दामी ने को क्या था? तो ब्रिटिश कंपनी ने संथालों को जो है राजमहल, संथाला बच्चों जानते हो जनजाति है, संथालों को राजमहल की पहाड़ियों की तराई में बसाने के उद्देश्य से भूमि के एक बड़े भाग का 1832 ईस्वी में नामांकन किया, जिसे दामी ने कोह के नाम से जाना गया। इस्तिमरारी बंदोबस्त क्या है? तो बच्चों लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में बंगाल के इस्तिमरारी बंदोबस्त लागू किया। इस व्यवस्था में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भू राजस्व की जो है रकम निश्चित कर दी। दक्कन दंगा आयोग की स्थापना क्यों हुई? तो दक्कन के किसानों ने साहूकारों एवं अनाज के व्यापारियों के विरुद्ध विद्रोह किया था। मुंबई की सरकार ने दक्कन दंगा के कारणों की जो है जांच पड़ताल करने के लिए दक्कन आयोग जो है गठित किया था। इस्तिमरारी बंदोबस्त बंगाल में कब लागू किया गया? कई वर्षों परीक्षाओं पूछे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस्तिमरारी बंदोबस्त बंगाल में कब लागू किया गया? देखो बच्चों 1793 ईस्वी में। सही जवाब यहाँ जो है क्या हो जाएगा जानते हो? से 1793 में जब बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था तो वहाँ का गवर्नर जनरल कौन था? तो बच्चों लॉर्ड कॉर्नवालिस। मोस्ट इंपॉर्टेंस कई वर्षों परीक्षाओं पूछा जा रहा है। 1793 में जब बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था वहाँ गवर्नर कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, चार्ल्स कॉर्नवालिस। संथाल आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये बच्चों जो है जनजातीय आंदोलन से संबंधित है। ठीक है। संथाल जो आंदोलन है ये जनजातीय आंदोलन से
संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि जमींदार लोग अपनी जमींदारियों पर जो है किस प्रकार नियंत्रण बनाए रखते थे। उत्तर देखेंगे। देखो 18 से 19वीं शताब्दी जमींदार के समक्ष भू राजस्व की अत्यधिक मांग तथा भू संपदा की संभावित नीलामी जैसी अनेक समस्याएं विद्यमान थी। फिर भी जमींदार लोग अपनी जमींदारियों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए अनेक उपाय करते थे जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 बच्चों, फर्जी बिक्री एक ऐसा ही प्रयास था जिसके अंतर्गत किसी जमींदार की जमींदारी नीलामी में उस जमींदार के एजेंट ही भाग लेते थे और अधिक से अधिक बोली लगाकर राजा की जमींदारी को जो है प्राप्त करते थे, जिससे राजा की जमींदारी उसे पुनः प्राप्त हो जाती थी। नंबर 2, कुछ जमींदार अपनी भू संपदा का कुछ भाग अपनी माता या पत्नी के नाम पर कर देते थे, क्योंकि तत्कालीन समय में यह नियम प्रचलन में था कि स्त्रियों की संपत्ति नहीं छीनी जाएगी। नंबर 3, जमींदार या राजा के एजेंटों द्वारा जो है नीलामी की धनराशि का जो है भुगतान न होने पर जो है संबंधित भू संपदा की जो है पुनः नीलामी की जाती थी। नंबर 4, उचित बोली न लगने से नीलामी की धनराशि न मिलने पर कंपनी द्वारा नीलामी की प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती थी। अंत में पर्याप्त बोली न लगने पर संबंधित जमींदार को वह भू संपदा लौटा दी जाती थी। अगला नंबर, कभी कभी जमींदार अपने बल द्वारा नीलामी में भाग लेने के लिए शामिल नहीं नए जमींदारों को भगा देते थे अथवा नए जमींदारों को नीलामी में शामिल होने से नहीं देते थे। इस प्रकार जमींदार उपरोक्त वर्णित उपायों के माध्यम से अपनी जमींदारियों पर नियंत्रण बनाए रखते थे। ठीक है बच्चों। बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता है? तो अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता है, क्योंकि बंगाल की आर्मी में सबसे अधिक सिपाही अवध तालुकेदार के से थे। बहादुर शाह जफर कौन था? तो बहादुर शाह जफर बच्चों मुगल वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, बहुत सरल है। शाह महल के बारे में बताइए। तो शाह महल उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगना के एक बड़े गांव के रहने वाले थे। शाह महल ने गांव-गांव जाकर लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए तैयार किया था। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो 10 मई 1857 को मेरठ से विद्रोह की जो है शुरुआत हुई थी। डलहौजी की विलय नीति को समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डलहौजी की विलय नीति को समझाइए। देखो बच्चों, डलहौजी की विलय नीति अथवा हड़प नीति के द्वारा भारतीय राजाओं में गोद लेने वाली प्रथा का अंत कर ब्रिटिश सरकार से जो है मान्यता प्राप्त करनी होगी। गोद आप लोग जानते हो, जब किसी बच्चा दूसरे से लेता है, बच्चा ले लेता है किसी का, तो बच्चों गोद होते हैं। भाई का लड़का आपने ले लिया तो ये गोद होता है। ठीक है, प्राप्त करनी होगी। मान्यता न मिलने पर राजा की मृत्यु के पश्चात उस राज्य को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। ठीक है, यही है बच्चों डलहौजी की विलय नीति। ठीक, आगे देखें क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो उत्तर देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में एक ब्रिटिश अधिकारी A.O. हुम के द्वारा जो है की गई थी। इसके अध्यक्ष बिमलेश चंद्र बनर्जी थे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने खुद को आम लोगों जैसा दिखाने के लिए क्या किया? आइए इसका उत्तर देखेंगे। महात्मा गांधी ने खुद को आम लोगों जैसा दिखाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। नंबर 1, गांधी जी समान लोगों की भाषा एवं वस्त्र का उपयोग करते थे। गांधी जी ने वर्ष 1921 में दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान अपना जो है सिर मुड़वा कर सूती वस्त्र धारण किया था। गांधी जी अन्य नेताओं की तरह तरह जन समूह से अलग नहीं खड़े होते थे, अपितु वे उनसे जो है सहानुभूति रखते थे और उनसे जो है घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लेते थे। नंबर 4, गांधी जी आम लोगों की तरह जो है प्रतिदिन कुछ समय के लिए चरखा चलाते थे। गांधी जी अन्य नेताओं की तरह पश्चिमी शैली के वस्त्रों को जो है पसंद नहीं करते थे, अपितु वे उनका जो है विरोध करते थे। अगला नंबर, इन्होंने आम लोगों की दशा को जानने के लिए देश विभिन्न भागों में भ्रमण किया। अगला नंबर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की सभा में लाखों भारतीय गरीबों की जो है विषमता पर जो है चिंता प्रकट की। अगला नंबर, गांधी जी ने यह बताया कि हमारी मुक्ति केवल किसानों के माध्यम से ही संभव हो सकती है। इस प्रकार गांधी जी ने साधारण वेशभूषा में रहकर गरीब, किसान, कामगार आदि की बात कर जो है तथा चंपारण एवं खेड़ा जैसे सत्याग्रहों से लोगों की जो है सहानुभूति प्राप्त कर अपने आप को जो है आम लोगों जैसा दिखाया। किसान महात्मा गांधी को किस तरह देखते थे बच्चों? देखो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय जनता गांधी जी को अनेक जो है चमत्कारिक शक्तियों से संपन्न समझती थी। विशेष रूप से किसान जो है गांधी जी को अपना मसीहा मान समझते थे।
इनकी चमत्कारिक शक्तियों का जो है अनेक स्थानों पर अफवाहों के रूप में प्रसार हो रहा था। गांधी जी के प्रति जन सामान्य का यह जो है विश्वास बन गया था कि भगवान ने उन्हें किसानों के दुखों एवं कष्टों को दूर करने के लिए भेजा है और इनके पास इतनी शक्ति है कि वे सभी औपनिवेशिक अधिकारियों के निर्देशों को जो है अस्वीकृत कर सकते हैं। किसान गांधी जी को अपना उद्धारक मानते थे और उनका विश्वास था कि जो है गांधी जी ही उन्हें भू राजस्व की जो है कठोर दरों तथा ब्रिटिश अधिकारियों की दमनात्मक कार्रवाइयों से बचा सकते हैं। इस तरह गांधी जी एक जन नेता बन गए और भारतीय किसानों ने उन्हें जो है गांधी बाबा, गांधी महाराज अथवा महात्मा जैसे नामों से पुकारा। आइए बच्चों, थोड़ा बहुविकल्पी प्रश्न देख लिया जाएगा। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो योजना आयोग की स्थापना जो है 1950 ईस्वी में की गई थी। स्वतंत्र भारत का संविधान संघात्मक है, यह कथन किसका है? यह कथन जो है अमर नंदी का है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो बच्चों जो है उद्देशिका। ठीक है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है कौन? तो जो है उपराष्ट्रपति होता है। आगे देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान जो है कब लागू किया गया था बच्चों? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और 15 अगस्त 1947 को देश हमारा आज़ाद हुआ था। और लागू कब किया गया था संविधान? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार किया गया? भारत का संविधान पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 ईस्वी में तैयार हुआ। संविधान संविधान से आप क्या समझते हैं? तो संविधान किसी राज्य या राष्ट्र का दस्तावेज होता है जो राष्ट्र व शासन के सभी अंगों के चरित्र, अधिकार और प्रयोग विधि को जो है विस्तृत रूप से निर्धारित करता है। ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग कुछ ऐतिहासिक तिथियां बच्चों, आइए देख लेते हैं। ये भी परीक्षाओं में पूछा गया है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई? 1316 ईस्वी में। 1320 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर जो है तुगलक वंश के शासन का प्रारंभ हुआ। 1325 ईस्वी में बच्चों मोहम्मद तुगलक जो है गद्दी पर बैठा। 1326 से 27 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक ने देवगिरी को दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनाया। 1330 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक ने तांबे व पीतल के सिक्के चलाए। और 1333 बच्चों इब्न बतूता जो मोरक्को का निवासी था भारत भ्रमण के लिए आया था। ठीक है। 1336 ईस्वी में दक्षिण में विजयनगर के नाम से हिंदू राजा की स्थापना हुई और वीर बल्लाल द्वितीय द्वारा जो है अनेगुंदी नगर की जो है स्थापना की गई। देखो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। 1342 ईस्वी में इब्न बतूता का भारत पर आक्रमण हुआ था। ठीक है बच्चों, आगे भी देखते रहे हम लोग। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है 1358 ईस्वी में भारत पर तैमूर का जो है आक्रमण हुआ था। आगे देखेंगे। देखो बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1469 ईस्वी में गुरु नानक का जन्म हुआ, जो सिख धर्म के क्या थे? संस्थापक थे, पहले गुरु थे गुरु नानक देव। और शेषार सूरी की का जन्म जो है 1472 ईस्वी में हुआ था। देखो वास्को डी गामा की 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा आया था, जो पुर्तगाल का रहने वाला था जिसने भारत की खोज की थी। वास्को डी गामा की भारत यात्रा। 1508 ईस्वी में बच्चों जो है हुमायूं का जो है काबुल में जन्म हुआ था। 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा जो है गोवा पर विजय हुई थी। 1518 ईस्वी में बच्चों गोलकुंडा बहमी राज से मुक्त हुआ। देखो सब क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं पूछे गए हैं। 1526 आप लोग जानते हो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और 1527 ईस्वी में जो है खानवा का युद्ध लड़ा गया था। देखो और तिथियां देख लेते हैं। 78 ईस्वी में शक संवत का प्रारंभ हुआ, कनिष्क का राज्यारोहण हुआ। ये कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, लगातार 10 वर्षों से। ठीक है। और 101 ईस्वी में बच्चों कनिष्क की मृत्यु हो गई थी। और देखो ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि 1319 से 1320 इस वर्ष से गुप्त संवत की शुरुआत हुई तथा चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर जो है बैठा था। ठीक। और 375 ईस्वी में क्या हुआ बच्चों? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का राज्यारोहण हुआ था। 399 में फाहियान का भारत में आगमन हुआ था। 380 में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो है राज्यारोहण हुआ था। और 325 ईस्वी में क्या हुआ? दक्षिण भारत में पल्लव वंश की स्थापना हुई थी। आगे देखेंगे हम लोग। देखो ये तिथियां बार बार पूछी गई भैया। 1756 से 63 ईस्वी में तीसरा तीसरा आन मैसूर कर्नाटक युद्ध हुआ था। 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पलासी का युद्ध कब हुआ था बच्चों? 23 जून 1757 में। और 1760 ईस्वी में मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। 1761 ईस्वी में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। और 1763 ईस्वी में मीर कासिम के स्थान पर मीर जाफर पुनः जो है बंगाल का नवाब बनाया गया था। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पलासी के युद्ध और बक्सर का युद्ध। 1755 बच्चों जो है इलाहाबाद की संधि हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंस है। ठीक है। और भी तिथियां आप लोग देख लो। रेगुलेटिंग एक्ट ये पूछे जाएगा प्रूफ।
ये इम्पोर्टेंस है। रेगुलेटरी एक्ट कब पाया था बच्चों? 1773 ईस्वी में। ठीक है। और भी देख लीजिए क्वेश्चन जो है सब पूछे गए हैं परीक्षाओं में, जो परीक्षाओं में पूछा गया है। 1793 आप लोग जानते हो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त चार्टर एक्ट जो है पारित हुआ था। 1757 में लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। अगला क्वेश्चन देखो, दो मैपिंग वाला है बच्चों। देखो क्वेश्चन ऐसे आएंगे, आपको मिलाना। देखो वह स्थान जहाँ प्रारंभ से मगध की राजधानी स्थित है वो बच्चों राजगिरी है। देखो राजगिरी कहाँ है? जो बिहार में स्थित है। ये है उत्तर प्रदेश और ये है बिहार, और राजगिरी जो है यहीं पर स्थित है। जो कहाँ स्थित है? बिहार में, क्योंकि ये बिहार राज्य है। ठीक है। दूसरा है वह स्थान जहाँ ताजमहल स्थित है। ताजमहल कहाँ है बच्चों? आगरा में। ये देखो, ये बच्चों जो है आगरा है। जो कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित। उत्तर प्रदेश राजधानी क्या है? लखनऊ। और ताजमहल यहीं स्थित है आगरा में। आगरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तीसरा है वह स्थान जहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है स्थित है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ स्थित है? लखनऊ में है। ये बच्चों जो है लखनऊ है। ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। वह स्थान जहाँ जो है गंगा से यमुना नदियों का संगम होता है। तो बच्चों जो है प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में आप जाएंगे तो प्रयागराज जिला है। ठीक है। यही जो है गंगा यमुना सरस्वती तीन नदियों का जो है मिलन होता है। वह स्थान जहाँ भारत की राजधानी है, तो भारत की राजधानी जो है नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली कहाँ है? ये देखो, यही ये जो है नई दिल्ली है। ऊपर वाले भाग को बच्चों उत्तर बोलते हैं, नीचे वाले भाग को जो है दक्षिण बोलते हैं। जो होता है, जो दायां हाथ होता है उसे पूरब बोला जाता है, और जो हमारा बायां हाथ होता है उसे पश्चिम बोलता है। ये जो गुजरात है पश्चिम दिशा में स्थित है। ठीक है। इधर नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, ये सब मिजोरम, इस असम, ये सब जो है यहाँ पाए जाते हैं। ये जो दक्षिण दिशा में है ये जो है तमिलनाडु है, और ये जो है बच्चों केरल राज्य है। ठीक है। और इधर ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये आंध्र प्रदेश है, और इधर थोड़ा आएंगे तो क्या है? उड़ीसा। ठीक। और ये जो है बंगाल है, पश्चिम बंगाल। और ये जो बड़ा दिखाई दे रहा है ये क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है बच्चों? राजस्थान, जो क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। और बीच में आप लोग जानते हो मध्य में मध्य प्रदेश स्थित है। हाँ। तो ऐसे ऐसे राज्य हैं जो स्थित हैं। ये सब जानकारी आप लोग को होना चाहिए। तो आप भर देंगे मैप।